ये है आपका अपना चैनल लेट्स बिगिन विद एबीएस और मैं लेकर आया हूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पार्ट 3। तो मैंने इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर किए हैं इस पार्ट में। तो इस पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन किए हैं ये शायद आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, क्योंकि अब एग्ज़ाम की 4 से 5 दिन रह गए। तो मैं आपको एक और पार्ट अपलोड करूँगा, आपको कल ही मैं आपको एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो हर टॉपिक के हिसाब से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक जो कवर किया है वो है रेफ्रिजरेंट। अब चलते हैं रेफ्रिजरेंट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड। तो इसमें जो पूछा हुआ है कि जो आपके डोमेस्टिक यानी घरेलू फ्रीज में जो आपका सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है वो रेफ्रिजरेंट कौन सा है, वो है आपका R12। अब मैं आपको बता देता हूँ इनमें आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, क्या नहीं याद रखनी है। देखिए, R12 पहले आपको इसका याद रखना है, कोई फॉर्मूला। तो R12 आपका होता है CCl2F2। यानी अगर हम इसे आई नामकरण करें, अगर हम इसका, तो नामकरण होता है आपका डाईफ्लोरो डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमेथेन। ये इसका नाम होता है CCl2F2 डाईफ्लोरो डाईक्लोरो डाईमेथेन। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ याद रखने की है वो है आपका इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी -136 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और अगर हम बात करें बॉइलिंग टेम्परेचर की तो वो -29 के अराउंड होता है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपको याद रखने की कि R12, इसका आपको जो सिलेंडर का कलर पूछा जाता है, आपको ज़्यादातर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया होता है आपको सिलेंडर का कलर। तो R12 का जो सिलेंडर कलर होता है वो सबसे डिफरेंट होता है, यानी वाइट होता है। आपको याद रखना है कि जो R12 होता है उसका सिलेंडर का कलर वेल वाइट होता है। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो देखिए अमोनिया जो है आपके इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, हम इसको इंडिकेट करते हैं R717 से। अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो आपको इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको याद रखना है -77.7 के अराउंड होता है। वहीं अगर हम बात करें बॉइलिंग टेम्परेचर की, तो जो इसका बॉइलिंग होता है वो होता है -33। और इसका जो सिलेंडर का कलर होता है वो होता है हल्का नीला। ये आप याद रख सकते हैं कि इसका जो सिलेंडर का कलर होता है हल्का नीला। आपको मैं एक और बात बता दूं, जो सिलेंडर का कलर होता है वो ऑर्गन, जो आपकी ऑर्गन गैस होती है उसका भी हल्का नीला ही होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं अमोनिया के बारे में। हाँ, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बता देता हूँ कि जो अमोनिया आपका जो रेफ्रिजरेंट है, वो जो रेफ्रिजरेंट आपका जो सर्वाधिक यूज़ क्यों होता है उसका एक को रीज़न पता होगा कि आपको अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट है वो आपके जितने भी कॉमर्शियल प्लांट हुए, आइस प्लांट हुआ, या आपकी जो आइस फैक्ट्री हुई, आइस क्यूबिक फैक्ट्री हुई, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न है इसकी लेटेंट हीट। इसकी जो लेटेंट हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 313 पॉइंट के अराउंड होती है। तो ये आपको याद रखना है इसलिए। और हाँ, अगर आप अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि ये कॉपर की जो आपकी इसकी ट्यूब्स होती हैं, कोइल्स होती हैं। तो जो इसकी जो ट्यूब जो होती हैं कोइल्स, वो आपकी स्टील की या आयरन की यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी जो कॉपर एल्यूमिनियम है उस पर जंग लगने का खतरा होता है। तो आप इसे अमोनिया की याद रख सकते हैं। वहीं हम बात करें अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की, तो ये भी आपकी इनऑर्गेनिक है, यानी कि इसको हम इंडिकेट करते हैं R764 से। और अगर हम इसकी बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो इसमें होता क्या, पहले हम इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -73 के अराउंड। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका 10 के अराउंड होता है। वहीं अगर हम बात करें इसका सिलेंडर का कलर जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो होता है ब्लैक। और वहीं हम बात करें मिथाइल क्लोराइड की, तो ये आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। और इसके जो सिलेंडर का कलर होता है वो होता है आपका ऑरेंज। ये आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इन ए वेपर एब्जॉर्बेशन सिस्टम नॉर्मली यूजेस द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। देखिए, जो आपके वेपर वी आर सी साइकिल होती है, यानी वेपर एब्जॉर्बेशन सिस्टम साइकिल होती है, उसमें जो आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है वो आपका होता है अमोनिया। यानी जो आपका एक अमोनिया का सोल्यूशन बनता है वो इसी में बनता है। अगर हम इसकी बात करें वी आर सी साइकिल की बात करें, तो इसके अंदर जो होता है वो कंप्रेसर नहीं होता है। कंप्रेसर की जगह आपके यहाँ पर जनरेटर लगा होता है, एब्जॉर्बर लगा होता है, और हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ये आप याद रख सकते हैं। और आपसे पूछे कि अगर इसकी सीओपी देखें तो आपको ये याद रखनी है हमेशा, जो आपकी वीसीआरसी साइकिल होती है उसकी सीओपी हमेशा ज़्यादा होती है वीएआरसी साइकिल से, यानी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल से आपकी सीओपी ज़्यादा होती है वीसीआरसी साइकिल की।
ये आप याद रख सकते हैं। और वहीं हम बात करें तो ये क्वाइटली होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा शोर वोर ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसका जो आंसर होगा इसमें यूज़ होता है वो होता है आपका अमोनिया। और अमोनिया का मैंने आपको बताया था, भी सिलेंडर का कलर होता है वो है हल्का नीला। और वहीं अगर हम बात करें फ्रियोन 11 की भी आप बात कर सकते हो। वैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे आपने याद किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका जो सिलेंडर का कलर होता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि आपसे पूछी जाती है बार बार। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका होता है आपका हरा रंग। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इन रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय। देखिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर जो होता है आपका रेफ्रिजरेंट का जो कंट्रोल कौन करता है, वो करता है आपका एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व जो आपका लगा होता है वो कहाँ लगा होता है, ये आपका लगा होता है एवोपरेटर और कंडेंसर के मध्य लगा होता है। इनके मध्य आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। अब इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम ये होता है कि जो आपका जो कंडेंसर होती है, जो कंडेंसर से जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो आपके लिक्विड की फॉर्म में आता है, यानी हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर लिक्विड, हाई प्रेशर जो लिक्विड होता है वो फॉर्म में आता है। तो जैसे वो एक्सपेंशन वॉल की तरफ पहुंचता है तो एक्सपेंशन वॉल में ये आपके, तो यहाँ पर जो होता है इसका प्रेशर कंट्रोल करने के काम आता है। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। द लीक इज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग आर फ्रीओन आर डिटेक्टेड बाय। तो ये जो इसका आंसर होगा कि आपके जो फ्रीओन होते हैं उनके लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जब कोई लीकेज होती है तो उसकी जांच किससे की जाती है, वो आपकी हेलेंट टॉर्च से जांच की जाती है। अब ये इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफ्रिजरेंट शुड हैव। यानी देखिए आपकी रेफ्रिजरेंट के लिए हमें देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम देखें तो इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ रेफ्रिजरेंट की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। वहीं हम बात करें हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ ये भी राइट है। वहीं हम बात करें लो लेटेंट हीट की, तो ये देखिए यहाँ पर लो लेटेंट हीट कभी नहीं होती, इसकी हाई होती है, हाई लेटेंट हीट होती है। तो इसका आंसर होगा ये। और जबकि हम बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहीं लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये आप याद रख सकते हैं। तो अगले, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेज एज द रेफ्रिजरेंट। यानी कि ऐसी कौन सी साइकिल है जिसमें एयर को रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें तो वो है आपकी बेल कोलेमन साइकिल। देखिए जो बेल कोलेमन साइकिल होती है उसमें जो रेफ्रिजरेंट का काम करता है वो आपका एयर करता है। और वहीं जो आपका पूछा जाए बेल कोलेमन साइकिल यूज़ कहाँ होती है, तो ये आपकी यूज़ होती है एयरक्राफ्ट में। अगर मैं आपको बेल कोलेमन साइकिल की बात करें तो जो बेल कोलेमन साइकिल है वो आपकी जानी जाती है आपकी रिवर्स ब्रेटन साइकिल के नाम से, या फिर आपके रिवर्स जूल साइकिल के नाम से भी जानी जाती है। आपसे कहीं ऑप्शन में अगर दिया हो कि बेल कोलेमन साइकिल इज नोन है तो आपको आंसर लगाना है रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ठीक है, आप चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। फ्रीन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर। देखिए जो फ्रीन ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो आपके नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल होते हैं। आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टीज़ है। इन ए लार्जर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड। देखिए जो आपके इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल में जो सबसे ज़्यादा ये रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है वो है आपका अमोनिया। अमोनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपको इसका रीज़न बताइए, क्योंकि इसकी हाई लेटेंट हीट होती है तो इस वजह से इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम अमोनिया के सिलेंडर की कलर की बात करें तो हल्का नीला होता है। और अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो देखिए आपको, और अमोनिया का जो इंडिकेटर होता है वो R717 होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है जो इनऑर्गेनिक होता है। वहीं हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -77 होता है। वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो -33 होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन्स यूजली एम्प्लॉयज द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। तो जब आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें जो रेफ्रिजरेंट के तौर पे लिया जाता है वो आपका एयर लिया जाता है। एयर के लिए आपकी बेल साइकिल होती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इन एयर कंडीशनिंग ऑफ एरोप्लेन्स यूजिंग एयर एज ए रेफ्रिजरेंट इन द साइकिल इज यूज्ड। इस, तो आपको मैंने बताया था वो जो साइकिल है वो आपकी बेल साइकिल, और बेल साइकिल आपकी रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल कहलाती है। अगर हम बात करें रिवर्स ब्रेटन साइकिल की
तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रेटन साइकिल के बारे में। अगर आप साइकिल पूरी साइकिलों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी साइकिल के बारे में बता देता हूँ कि ये साइकिल कैसे बनी होती है। देखिए, यहाँ पर जो होता है आपका, ये एच ई जुड़ा होता है, हीट एक्सचेंजर जुड़ा होता है। बस आप इसका प्रोसेस याद रखिए तो आपको पता रहेगा। यहाँ पर आपका एक्सपेंशन वॉल लगा होता है और यहाँ पर आपका एवोपरेटर लगा होता है। देखिए, और यहाँ पर आपका कंप्रेसर होता है। तो इससे ये पूरी की पूरी जुड़ी रहती है। और यहीं पर जो आपकी ये होती है, यहाँ से जो होती है आपका मोटर, आपसे मोटर कनेक्टेड होती है। वहीं आपकी पीवी डायग्राम की बात करें तो पीवी डायग्राम जो होता है वो आपका, वो इसका इस तरीके से होता है। इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ कैसे क्या होता है। अगर आप किसी भी साइकिल के बारे में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इन ए लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए, जो आपकी लिथियम ब्रोमाइड साइकिल होती है उसमें होता क्या है, अगर आप रेफ्रिजरेंट की बात करें तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो तो आपका रेफ्रिजरेंट होता है, वो तो आपका वाटर होता है, ठीक है। और एब्जॉर्बेंट होता है वो आपका लिथियम ब्रोमाइड होता है। देखिए, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ, वाटर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड इज एन एब्जॉर्बेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इसका यूज़ किया कहाँ किया जाता है तो इसका यूज़ यहाँ किया जाता है कि आपका जो मोर देन टेम्परेचर होता है उसके लिए किया जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो आपको प्राप्त करना होता है उसके लिए आपका लिथियम ब्रोमाइड साइकिल का यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ विच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो आपका कौन सा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं सर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2 वो होता है आपका इनऑर्गेनिक होता है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि इनऑर्गेनिक होता है, क्योंकि अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होते हैं एथिलीन, प्रोपेलिन होते हैं। वहीं एजियोट्रॉप्स होते हैं आपके दो या दो से अधिक जो मिले होते हैं वो R500 की सीरीज़ होती है। हाइड्रोकार्बन आपको पता ही है क्या है, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं जैसे एथेन। आपका जो हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ। ब्यूटेन की जो सीरीज़ है आपको याद है कि R600 है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। वहीं हम बात करें हेलो कार्बन की तो आपको हेलो कार्बन आपको पता ही है कि जो फ्रीऑन समूह होता है वही आपका हेलो कार्बन होता है। तो आजकल जो उनकी जगह जो यूज़ हो रहा है वो आपके यूज़ हो रहा है, हेलो कार्बन की जगह यूज़ हो रहे हैं जो आपकी फ्लोरो फैमिली है वो आपकी यूज़ हो रही है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। विच रेफ्रिजरेंट हैव ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अब आपको इनके सबके हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट याद रखने, तो आपको पता हो तो इसमें जो आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो होगा आपका वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसे याद रख सकते हैं। वहीं फ्रीजिंग पॉइंट याद करें तो ज़ीरो होगा। वैसे ही आप अमोनिया का याद कर सकते हैं। मैंने आपको अमोनिया का आपको बता ही दिया था कि अमोनिया का कितना होता है। देखिए, -33 बॉइलिंग और -77 आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वैसे आप R11 के याद रख सकते हैं, 25 4 के अराउंड होता है इसका। वहीं हम इसका देखें तो -111। वैसे आप R12 का भी याद रख सकते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, अब आपको याद रखना है कि इसमें जो है इसका हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्योंकि देखिए, आपके जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 2014 में आपके LP टेक्नीशियन का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ये जो आपके क्वेश्चन है वो प्रीवियस टाइप के हैं। तो आपको ये याद रखना होगा जो मेनली है उन रेफ्रिजरेंट के बारे में आपको फ्रीजिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको मेनली कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अमोनिया, इसको आप ज़रूर याद रखें, अमोनिया का हुआ। वहीं आप CO2 का याद रखें। वहीं आप SO2 का याद रखें क्योंकि ये जो है ये इनऑर्गेनिक है। वहीं अगर हम बात करें हेलो कार्बन की तो आप यहाँ से जो याद रख सकते हैं वो R12 R11। आप मिथाइल क्लोराइड जो आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है उसके बारे में भी याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत। और वहीं आपसे देखा जाए तो R13 14 या R600 जो आपका ब्यूटेन है वो याद रख सकते हैं क्योंकि इनका आपके बारे में पता होना चाहिए, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर। देखिए, ब्राइन आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ब्राइन आपको पता ही है NaCl व CaCl2 होता है। इसमें अगर हम H2O की मात्रा मिला देते हैं तो वही आपका ब्राइन बनता है। जितने हम मात्रा मिलाते जाते हैं तो वही आपकी यूकेटिक सांद्रता प्राप्त होती है, तो टेम्परेचर और कम होते चला जाता है। वहीं एंटीफ्रीज, देखिए आपकी ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल हुआ।
या प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इनमें भी हम पानी की जो मात्रा मिलाते हैं वही आपके एंटीफ्रीज होते हैं। मिथाइल क्लोराइड ही, ये जितने भी आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हैं। अब चलते हैं हम रेफ्रिजरेटर की तरफ। देखिए रेफ्रिजरेटर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। देखिए हीट पंप और आपकी जो रेफ्रिजरेटर होता है वो आपकी रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है। आप इसको याद रख सकते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लें कि आपको जो सीओपी होती है हीट पंप की, वो आपकी हमेशा होती है रेफ्रिजरेटर से +1। या तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें, नहीं तो आप डायरेक्ट आप सीओपी निकाल सकते हैं। जैसे हीट पंप की आपकी जो सीओपी होती है, वो हीट पंप की सीओपी का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। देखिए क्या होता है, डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। तो हम इसको अगर पूरा निकालें तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, टी हायर माइनस टी लोअर। वहीं अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो ये भी रिवर्स कार्नोट साइकिल पे होता है। तो रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो इसमें जो चलता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उसमें डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है, इसमें अपॉन वर्क इनपुट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो निकलता है वो आपका TL अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। आप इन सब को आप वैसे के वैसे रख दीजिए और इसमें +1 आप ऐड कर देंगे तो यही आपको हीट पंप की सीओपी निकल कर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए जो जितने भी आपके घरेलू फ्रीज होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो साइकिल होती है आपकी वेपर कंप्रेशन यानी VCRC साइकिल आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन VCRC यूज़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। देखिए जो फॉलोइंग टाइप यानी जो आपके घरेलू रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें आपके कौन से एक्सपेंशन डिवाइस कौन सी यूज़ होती है, तो वो है आपकी कैपिलरी ट्यूब। ये बहुत सस्ती भी होती है, इस वजह से यूज़ भी होती है और ये बहुत अच्छी भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन सक्शन लाइन एंड लिक्विड लाइन। देखिए सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन के बीच में, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन कहाँ होती है। देखिए ये आपका एवोपरेटर होता है, या फिर आप इस तरीके से इसको समझिए, पूरे को VCRC साइकिल एक बार आप देख लीजिए कैसे क्या होता है। देखिए VCRC साइकिल में देखिए यहाँ पर आपका एवोपरेटर बना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एवोपरेटर होता है, तो जो एवोपरेटर होता है वो आपका कनेक्टेड कैसे होता है वो आप समझ जाइए पूरा का पूरा। यहाँ पर एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर जो होता है वो आपके कंडेंसर से जुड़ा होता है। कंडेंसर जो होता है आपका रिसीवर से जुड़ा होता है। रिसीवर जो होता है वो आपके एक्सपेंशन वाल्व से जुड़ा होता है, और एक्सपेंशन वाल्व वो है जो आपके एवोपरेटर से जुड़ा होता है। देखिए जो आपका एवोपरेटर और जो कंप्रेसर होता है, यहाँ पर जो लाइन होती है वो आपकी सक्शन लाइन होती है। यहाँ से जो बनी होती है कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। और जो कंडेंसर से और एवोपरेटर के बीच आती है वो आपकी लिक्विड लाइन होती है। अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन सक्शन लाइन एंड लिक्विड लाइन। देखिए जो आपकी सक्शन लाइन है और लिक्विड लाइन के बीच में कौन सी डिवाइस कनेक्टेड होती है, वो आपकी हीट एक्सचेंजर कनेक्टेड होती है। अभी हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर जो होता है आपका ट्रांसफॉर्म फॉर्म में होता है, यानी हीट को ट्रांसफर करता है। हीट का जो ट्रांसफॉर्म करने का काम होता है पूरा का पूरा, तो वही आपका हीट एक्सचेंजर होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर कनेक्टेड विद एवोपरेटिंग कोयल। देखिए एवोपरेटिंग कोयल के साथ कौन सी डिवाइस कनेक्टेड होती है, तो आपको ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए उनमें मैंने ये सारी की सारी चीज़ बताई थी आपको कि कौन सी चीज़ होती है। पहले हम बात करते हैं पहले आपको फ़ैन मोटर के बारे में। देखिए फ़ैन मोटर होती है वो आपकी दोनों दो तरफ लगती है। एक तो लगती है आपके एवोपरेटर में, एक लगती है आपकी कंप्रेसर। जो फ़ैन मोटर होती है वो दोनों तरफ ही लगती है। और देखिए है ना, और हम बात करें डिफ्रोस्ट टाइमर की। देखिए जो डिफ्रोस्ट टाइमर होता है वो आपके कंप्रेसर में लगा होता है। और आपकी बात करें जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर कनेक्टेड विद एवोपरेटर कोइल। देखिए एवोपरेटर कोइल पे जो कनेक्ट होता है वो डिफ्रोस्टेटर होता है। डिफ्रोस्टेटर का काम क्या होता है, जो आपकी जमी हुई बर्फ़ है ना उसे हटाने का काम होता है डिफ्रोस्टेटर का, ठीक है। और PTC रिले, देखिए PTC रिले आपकी कंप्रेसर में लगी होती है। इसमें दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, देखिए PTC रिले और डिफ्रोस्ट टाइमर, ठीक है। ये दोनों ही कंप्रेसर पे लगे होते हैं, और जो आपका डिफ्रेस्टेटर होता है वो आपके एवोपरेटर पे लगा होता है।
अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। पीटीसी रिले आर यूज्ड इन, देखिए अब इसको बताया था पीटीसी रिले कहाँ लगी होती है, तो पीटीसी रिले लगी होती है आपके कंप्रेसर में। तो आपको याद है डिफ्रोस्ट जो आपका टाइमर होता है वो भी आपके कंप्रेसर में लगा होता है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी इन वॉक कूलर, देखिए जो आपके वॉक कूलर होते हैं यानी जहाँ आप उन्हें लेकर घूम सकें वही आपके वॉक कूलर होते हैं। तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि भाई वॉक कूलर क्या होते हैं। तो इनकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी होती है जो आपकी 4.5 मीटर क्यूब से 15.6 मीटर क्यूब होती है, क्योंकि जितने भी आपके कूलर्स होते हैं रेफ्रिजरेटर होते हैं इनको आप लीटर्स में या जो क्यूब्स में होते हैं उनमें दर्शाया जाता है, ना कि आपके टन में। बोटल कूलर कैबिनेट टेम्परेचर आर, देखिए बोटल कूलर का जो टेम्परेचर कैबिनेट होता है वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 40 to 55 फ़ारेनहाइट होता है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और जो हमारा पीने का जो तापक्रम होता है वो भी हमारा 42 फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इंस्टंटेनियस वाटर कूलर आर नोन एज, देखिए इंस्टंटेनियस जो वाटर कूलर होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है आपकी प्रेशर टाइप वाटर कूलर से। अब इसमें होता क्या, देखिए इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो आता है आपका डायरेक्ट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। आपके दो वाटर कूलर होते हैं, एक तो होता है आपका इंस्टंटेनियस या प्रेशर टाइप वाटर कूलर होता है, एक स्टोरेज वाटर टाइप कूलर होता है। इनमें क्या होता है कि जो इंस्टंटेनियस वाटर कूलर होते हैं उसमें आपका जो होता है पानी जो होता है आपका वो डायरेक्ट ही आपका ठंडा किया जाता है, यानी कि स्टोर नहीं किया जाता, डायरेक्ट ठंडा करके उसे डायरेक्ट ही कैबिनेट में भेजा जाता है। वहाँ पर आपको इसे छाना जाता है, मतलब प्योर किया जाता है, शुद्ध अशुद्धियाँ निकाली जाती है। तो जो इसका जो कैबिनेट होता है उसके कैबिनेट में जो भरा होता है वो आपके ग्लास फुल होता है, ताकि उसको पूरा का पूरा ठंडा रखता है। वहीं हम बात करें स्टोरेज वाटर कूलर की, तो देखिए स्टोरेज जो वाटर कूलर होता है उसमें क्या होता है कि पहले पानी को स्टोर किया जाता है, तो जो स्टोर किया जाता है जिस कैबिनेट में वो कैबिनेट आपकी बनी होती है कास्ट आयरन की जो बनी होती है, ठीक है। तो वहाँ स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद उसमें रेफ्रिजरेंट से पूरा उसे फ्लो किया जाता है, तब उसे ठंडा किया जाता है। तो वो ठंडा होने के बाद फिर उसकी सारी अशुद्धियाँ जो भी छाटी जाती हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम टू यूज फर्स्ट मेथड विच पार्ट्स आर कनेक्टेड विद कंप्रेसर, देखिए जो वायु को बाहर निकालने की जो विधि होती है, जो उसमें वायु के बाहर निकालने के अपने लिए दो मेथड होते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ साथ साथ में लगी होती है, तो देखिए जो आपका फर्स्ट मेथड है उसमें आपका एवोपरेटर कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल तीनों ही साथ में लगे होते हैं, तो ये होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कंप्रेसर कंडेंसर एवोपरेटर और एक्सपेंशन वाल और ड्रायर के सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आपको मैं पहले एक एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका कंप्रेसर होता क्या। देखिए कंप्रेसर आपको पता है कहाँ लगा होता है, कि जो आपको सीधे से बात पता है कि जो एवोपरेटर से लो वेपर्स आती हैं, लो वेपर्स प्रेशर होता है जिनका लो टेम्परेचर होता है, उन्हें जो पूरी की पूरी को होता है उसको चेंज करने के काम आता है, यानी लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के काम आता है। यानी हाई प्रेशर वेपर में चेंज करता है और हाई प्रेशर टेम्परेचर में चेंज करता है, ये काम कंप्रेशर का होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पिस्टन आर रिलेटेड विच कंप्रेशर, देखिए पिस्टन किस कौन से प्रकार के कंप्रेशर में यूज किया जाता है, तो वो है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ऐसे आप डायरेक्ट याद रख लें आपका एक। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ वॉल्स इज जनरली यूज इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, देखिए वो है आपका प्लेट वॉल। देखिए जो प्लेट वॉल होता है वो आपका डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इंक्रीज विद, देखिए इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको बड़ी समस्या होगी। तो इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, पहले तो आप ये जानें। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बहुत तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए अगर हम नॉर्मली इस टर्म्स में देखें तो आप देखिए एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन थ्योरेटिकल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एंड अगर हम सेकंड देखें, तो अगर हम पिस्टन के टर्म्स में देखें, अगर हम कंप्रेशर के टर्म्स में देखें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से जो आपका होता है ये रेसिप्रोकेटिंग जो होता है, तो आप इसको सम बना एक तरफ से इसमें देखें, तो यहाँ जो होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता है, तो इधर की तरफ जो होता है आपका डिस्चार्ज वाल होता है, इधर की तरफ आपका सक्शन वाल होता है।
जब पिस्टन आपकी टीडीसी की कंडीशन में होता है, या फिर ऐसे समझिए आप कि जैसे ही रेफ्रिजरेंट, कोई भी रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट गैस होती है, जैसे आपकी जो एंटर करता है सक्शन से, तो जो एंटर करता है तो उसको पिस्टन जो कंप्रेस करता है अपॉन जिस तरफ से वो आउटलेट से बाहर जाती है, जिस आउटलेट से बाहर जाती है वही आपकी, उसी का जो अनुपात होता है वही आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। जितनी अमाउंट से वो बाहर की तरफ जाती है वही आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। अगर आप फिर भी इसे भी ना समझ पाए तो हम इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी, यानी जो वी सी है यहाँ पे वो आपकी स्वेप्ट वॉल्यूम है, और वी सी आपकी जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, और अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। इसको भी आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से आप समझ सकते हैं। अब मेन चीज़ है आपको समझना है कि इसमें होगा क्या। तो देखिए, पहली चीज़ तो आप इसको, आप पहले का, आप जो पहला आंसर है वो तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी, यानी अगर हम देखा जाए तो जो इसके होती हैं इन इन प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम देखें जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको इंक्रीज इन क्लियरेंस रेशियो। तो देखिए, डिक्रीज इन डिलीवर प्रेशर रेशियो, जो आपका क्लियरेंस रेशियो होता है वो आपको मैं बताता हूँ होता है क्या। तो क्लियरेंस रेशियो, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + C माइनस सी अपॉन P2 अपॉन P1 की पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पर n है वो जो आपको सिलेंडर है, कितने सिलेंडर आप यूज़ कर रहे हैं वो है। ये जो P2 अपॉन P1 है यही आपका होता है डिलीवरी प्रेशर रेशियो, या आपको प्रेशर रेशियो होता है। यही जो होता है आपका C, वो होता है आपका क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, अब क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, तो क्लियरेंस रेशियो वो होता है, देखिए क्लियरेंस रेशियो वो होता है कि जो आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम होती है वी सी अपॉन पिस्टन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जितना पिस्टन खिसकता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब पिस्टन जो आपका टीडीसी की पोजीशन में होता है तो जितना वो खिसकता है, क्लियरेंस वॉल्यूम जो आपकी जितनी ऊपर की तरफ जाती है, जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ आता है, तो ये जो पोर्शन में जितना पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो वही उसी का अनुपात होता है आपका क्लियरेंस। तो हम इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आप इसे फॉर्मूले में आप डायरेक्ट डेराइव करें। तो जैसे आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर आपकी इंक्रीज़ होगी तो ये जो क्लियरेंस रेशियो है उसका मान आपको कम रखना पड़ेगा, यानी डिक्रीज़ होगा। वही डिलीवरी प्रेशर रेशियो वो भी आपका डिक्रीज़ होगा, यानी आंसर होगा इसका ओनली 2 एंड 3। गजन पिन आर मेड बाय विच मेटल्स, तो गजन पिन जो बनी होती है वो आपकी हार्ड कास्ट आयरन की बनी होती है। और गजन पिन क्या काम आती है, देखिए गजन पिन जो काम आती है आपकी जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड, जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड है वो दोनों आपस में जुड़ी रहती है, वो गजन पिन के द्वारा जुड़ी रहती है। विच कंप्रेसर आर रिलेटेड टू डिवाइडिंग ब्लड, देखिए कौन सा कंप्रेसर है जो डिवाइडिंग ब्लड से रिलेटेड है, वो है आपका रोटरी कंप्रेसर। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि वो कंप्रेसर कौन सा, आपका रोटरी कंप्रेसर। इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विच रेफ्रिजरेंट आर यूज, देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो यूज़ होता है वो आपका अमोनिया यूज़ होता है। अब उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है वो आपका कहाँ यूज़ किया जाता है, जो आपके बड़े बड़े प्लांट होते हैं, कॉमर्शियल प्लांट होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। जो आपकी इंडस्ट्रियल होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें आपका यूज़ किया जाता है। तो आपका जो अमोनिया है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल कम। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, और आपको पता ही है आप इसके बारे में जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी याद रख सकते हैं। एन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्स्टेंट, देखिए जो आपका एक्सपेंशन वाल्व होता है वो आपके क्या काम आता है। देखिए जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो आपका प्रेशर कंट्रोल करने के काम आता है, जो आपका प्रेशर होगा उसे कंट्रोल करने के काम आता है। तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि जो आपका, तो इसका आंसर होगा प्रेशर इन द एवोमेटर, जिसे कंट्रोल करने के काम आता है। ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज सूटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है वो आपके लिए, आपको डायरेक्ट आपको पता है कि कहाँ यूज़ होता है, कॉमर्शियल में। और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो आपका NH3 होता है। तो इसको जो होता है आपका लो प्रेशर रेशियो और हाई मास फ्लो में आपका यूज़ होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इंक्रीजिंग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देन क्लियरेंस वॉल्यूम आर, देखिए मैंने आपको बताया था जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। यानी अगर हम देखा जाए तो एन रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है BC के, यानी जैसे ही अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो आपकी घटेगी, यानी डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। एडवांटेज ऑफ वेट कंप्रेशन, देखिए एडवांटेज वेट कंप्रेशन होता क्या है पहले आप ये जानिए।
देखिए वेट कंप्रेशन किया क्यों जाता है, ये देखिए आपकी जो एफिशिएंसी होती है कंप्रेसर की उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। वेट कंप्रेशन क्या होता है कि जो कंप्रेसर होता है आपके, उस पर जो पानी की हल्की हल्की स्प्रे की जाती है, तो जैसे पानी की स्प्रे की जाती है, तो जो पानी की स्प्रे की जाती है उस पर धीरे धीरे, तो उससे क्या होता है कि जो उसकी ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है, क्योंकि ऊर्जा में कमी होती है तो वो धीरे धीरे गति से काम करता रहता है और उसकी इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ती रहती है। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। इन्हें ऑक्सीजन गैस विच सिलेंडर कलर आर यूज्ड, देखिए जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है उसमें जो सिलेंडर का कलर होता है वो होता है आपके ब्लैक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ब्लैक किस किस का होता है, ब्लैक आपके SO2 का भी होता है, और SO2 आपका इनऑर्गेनिक होता है, और इसका आपको पता ही है कि R764 होता है। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। मैंने इसके नीचे आपको पूरे जितने भी हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन से रेफ्रिजरेंट होता है जिसके आपका सिलेंडर का कलर क्या होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका आपका ग्रीन होता है, वहीं फ्रेन 22 होता है उसका भी ग्रीन होता है, हीलियम का आपका ब्राउन होता है, फ्रेन 12 जो होता है आपका वाइट होता है, आर्गन का होता है वो ब्लू होता है, अमोनिया का लो ब्लू, हाइड्रोजन का होता है आपका सिंगल लेड, ऑक्सीजन का ब्लैक होता है, और मिथाइल क्लोराइड का आपका ऑरेंज होता है। और वहीं हम फ्रियोन 113 की बात करें तो उसका बैंगनी होता है। इसमें एक और कलर थोड़ा सा आपका रह गया था, वो है आपका एसिटिलीन। आप देखिए एसिटिलीन को याद रख लीजिए, क्योंकि एसिटिलीन पूछा जा सकता है। इसमें जो सिलेंडर का कलर होता है वो होता है आपके मैरून। ये आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। PUF पॉलीयूरेथन फॉर्म आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ कंडेंसर, देखिए पॉलीयूरेथन फॉर्म होता है वो कौन से टाइप के कंडेंसर में यूज़ किया जाता है। तो जो आपका कंडेंसर होता है वो आपका होता है बॉडी टाइप कंडेंसर। बॉडी टाइप की कंडेंसर में आपका जो होता है PUF यूज़ किया जाता है। अब ये है क्या, पहले आप ये याद रखें, ये आपका इंसुलेटेड है, इंसुलेशन के काम आता है PUF। अब ये किस टाइप का होता है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपका ऑर्गेनिक इंसुलेटेड मटेरियल होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि PUF का घनत्व कितना होता है, तो देखिए PUF का घनत्व है वो 35 होता है kg/m³। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। हाँ, देखिए आपसे एक चीज़, मेन चीज़ इसमें जो पूछी जाती है कि जो फिन टाइप कंडेंसर होते हैं वो आपके जनरली कहाँ यूज़ होते हैं, तो जनरली आपके जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं आपके जो घरों में होते हैं वो फिन टाइप कंडेंसर यूज़ होते हैं। विच टाइप ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर आर यूजिंग फैन एंड ब्लोअर, देखिए ऐसा कौन सा कंडेंसर है जिसमें फ़ैन और ब्लोअर का यूज़ होता है। तो देखिए कंडेंसर पहले आपको ये जानना पड़ेगा, कंडेंसर आपके दो टाइप, तीन टाइप के होते हैं, तीन चार टाइप के होते हैं, आपको याद करना होगा। एक होता है आपका नेचुरल, जिसमें आपकी नेचुरल एयर यूज़ ली जाती है। आपका एक होता है फोर्स्ड, जो आपका फोर्स्ड होता है उसमें आप फैन और ब्लोअर का यूज़ करते हो, तो इसमें आंसर होगा फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर। सेल्फ कंटेंट कंडेंसर आर नोन एज है, देखिए सेल्फ कंटेंट जो कंडेंसर होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है चेसिस माउंटेड होता है। चेसिस माउंटेड होता क्यों है इस चीज़ को आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जो चेसिस होता है उसका, चेसिस पे क्या होता है कि आपके मोटर और रिसीवर दोनों ही साथ लगे होते हैं, तो इसी वजह से इसे सेल्फ बोला जाता है आपको, सेल्फ कंटेंट कंडेंसर। और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात कि इसमें जो यूज़ होता है वो आपका फिन टाइप का होता है कंडेंसर। तीसरी चीज़, ये जो यूज किया जाता है वो 3 टन से कम क्षमता वाले सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ कंडेंसर आर फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग बाय वेपोराइजेशन, देखिए ऐसा कौन सा कंडेंसर है जो कूलिंग बाय वेपोराइजेशन सिद्धांत को फॉलो करता है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, एवोपरेटिंग कंडेंसर। इसमें होता क्यों है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो होता है आपका एयर और वाटर दोनों का यूज़ होता है कंडेंसेशन, तो इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। वाट यूजिंग ऑफ रिसीवर, देखिए रिसीवर को यूज़ क्यों किया जाता है, देखिए रिसीवर का यूज़ होता है कलेक्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो आपका तरल जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसको कलेक्ट करता है ये। रिसीवर जो लगा होता है आपके कंडेंसर के बाद लगा होता है, कंडेंसर और आपके एक्सपेंशन वाल्व के मध्य जो लगा होता है वही आपका रिसीवर होता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली। फ्लडेड एवोपरेटर आर यूज्ड इन, देखिए फ्लडेड एवोपरेटर होता है वो आपके केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, कोल्ड स्टोरेज में भी यूज़ होता है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसका आंसर होगा बोथ A and B। और देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको बताने के लिए,
तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपको नीचे डिस्क्राइब में कर रखा था। फ्लोटेड एवोपरेटर, देखिए फ्लोटेड एवोपरेटर होता है, उसमें फ्लोट कंट्रोलर का यूज़ होता है। देखिए फ्लोटेड एवोपरेटर में ऐसा कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक फ्लोट चैम्बर होता है। देखिए एवोपरेटर में एक फ्लोट चैम्बर लगा होता है, जहाँ पर रेफ्रिजरेंट ऐसे फिल होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट जो फिल होता है, भरा होता है, तो यहाँ पर एक फ्लोट वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेंट का फ्लो ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, तो वो ऐसे कैसे ही यहाँ पे सेंसर लगा होता है, तो सेंस करता रहता है पूरा का पूरा फ्लोट वॉल्व को। ये जो फ्लोट कंट्रोलर होता है यही से कंट्रोल करता रहता है रेफ्रिजरेंट को कम या ज़्यादा होने पर। वहीं बात करें हम ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर की, तो उसमें जो यूज़ होता है वो आपका फीचर बल्ब होता है। ये भी एवोपरेटर के वहीं लगा होता है, फीचर बल्ब होता है। प्लेट सरफेस एवोपरेटर में देखिए प्लेट सरफेस एवोपरेटर होता है, वो आपको सोल्ट एंड वाटर, देखिए जो सोल्ट एंड वाटर के यूज़ किया कैसे किया जाता है इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। जो देखिए आपका प्लेट एवोपरेटर आपका ऐसा टाइप का होता है, इसमें आपकी कोयल होती है एवोपरेटर पे से। तो इन एवोपरेटर पे जो कोयल होती है, तो इस पे जो क्या होता है कि इन कोयल के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहता है। तो रेफ्रिजरेंट जो फ्लो होता है, लेकिन इसके ऊपर से क्या होता है कि ये जो प्लेट सरफेस एवोपरेटर होता है इसमें सोल्ट एंड वाटर, इसे ही हम यूकेटिक घोल भी बोलते हैं, तो वो इसके ऊपर से फ्लो किया जाता है। जैसे फ्लो किया जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे बर्फ़ जमने लग जाती है, हल्की हल्की बर्फ़ जा जाती है, तो ये बिल्कुल नमी को कंडेंस करने के काम आता है एक तरह से। तो आपका यूज़ ये यूज़ होता है, आपके ज़्यादातर ये होता है, इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है। अगर हम बात करें फिन कोयल एवोपरेटर की, तो देखिए ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आता है, फिन कोयल एवोपरेटर। आप चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट पोजीशन ऑफ एक्यूमुलेटर, देखिए एक्यूमुलेटर आपका लगा कहाँ होता है, पहले आप ये जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो एवोपरेटर होता है वो आपका यहाँ ये एवोपरेटर होता है। एवोपरेटर आपके कंप्रेसर से जुड़ा होता है, ये लाइन आपकी सक्शन लाइन होती है, यहीं आपका जो होता है एक्यूमुलेटर लगा होता है। तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि एवोपरेटर जो होता है, एक्यूमुलेटर से माफ कीजिए, जो एक्यूमुलेटर होता है वो एवोपरेटर और कंप्रेसर के बीच में लगा होता है। अब इसका वर्किंग क्या होता है, देखिए वर्किंग क्या होता है, जो वेपोरेटर से जो होती है आपकी एवोपरेटर से जो आपकी वेपर्स आती हैं, लो वेपर्स आती हैं, तो वो वेपर्स में कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में लिक्विड के तौर पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, हल्का हल्का पार्टिकल, तो उसको अलग करने के काम आता है, वो आपका एक्यूमुलेटर होता है। अब मेन चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये लगा कहाँ होता है, तो ये लगा होता है एवोपरेटर के आउटलेट पे। भाई लगा हमें पता हुआ है कि एवोपरेटर और कंप्रेसर के बीच में लगा, लेकिन लगा कहाँ है, एवोपरेटर के आउटलेट। विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल्व आर यूज्ड इन फ्लडेड एवोपरेटर, देखिए आपको मैंने ये बता दिया था कि ये आपका फ्लोट वाल्व होता है, जो आपकी फ्लडेड एवोपरेटर में लगा होता है। एक फ्लोट चैम्बर होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, यहीं पे आपकी फ्लोट बॉल होती है, तो यही आपको कंट्रोल करती है पूरे रेफ्रिजरेंट को। देखिए इसके अलावा मैंने आपसे दो चार चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रखी है। हैंड एक्सपेंशन वाल्व होता है, वो आपके कांस्टेंट लोड पे काम करता है। ठीक है, मैनुअली होता है, हम मैनुअली से एक्सपेंशन वाल्व को कंट्रोल करते हैं हाथ से। वहीं अगर हम बात करें ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की, तो ये जो वर्किंग होती है वो लो प्रेशर पे वर्किंग होती है। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है कि वो आपकी लो प्रेशर पे वर्किंग होती है, लेकिन इसमें आपके दो प्रेशर काम करते हैं। एक होता है आपका स्प्रिंग प्रेशर, एक होता है आपका एवोपरेटर प्रेशर। ये आप मेन चीज़ याद रख सकते हैं इसकी, क्योंकि जो आपसे पूछे जाने वाली चीज़ थी मैंने वही कवर की। वहीं हम बात करें थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की, तो ये देखिए आपके हाई एफिशिएंसी के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें जो यूज़ होता है आपके तीन प्रेशर यूज़ होते हैं आपके, एक तो होता है स्प्रिंग प्रेशर, एक होता है आपका एवोपरेटर प्रेशर। देखिए हम्म, देखिए जो हेड, आपको मैंने ये तो बता ही दिया था, जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाला होता है इसमें तीन प्रेशर काम करते हैं। तीन प्रेशर कौन कौन से हैं, वो है आपके एक स्प्रिंग प्रेशर, एक होता है आपका एवोपरेटर प्रेशर, और तीसरा होता है आपका बल्ब प्रेशर। ये तीनों चीज़ याद रख सकते हैं। फ्लोट वॉल्व एवोपरेटर में क्या होता है, जो फ्लोट वॉल्व होता है वो आपके फ्लडेड एवोपरेटर में यूज़ होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्लोटेड एवोपरेटर आपको मिलान करना है इसमें पूरा का पूरा कि क्या लगा होता है फ्लोटेड एवोपरेटर में क्या होता है। देखिए इसमें आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। फ्लोटेड एवोपरेटर होता है उसमें आपके फ्लोट वॉल लगा होता है, यानी कि यहाँ तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपको पता है। अगर आपको देखें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है उसमें आपके जो लगा होता है वो आपके माइक्रोमीटर लगा होता है। देखिए माइक्रोमीटर क्या होता है
कि ये होता है आपका जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के काम आता है, सेंस करने के काम आता है पूरा का पूरा। वहीं हम बात करें ऑरिफिक कंट्रोल, कैपिलरी ट्यूब में आपका स्टेनर लगा होता है, और हम बात करें वहीं ऑरिफिक में, तो ऑरिफिक में आपका स्पूल लगा होता है। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। डिहाइड्रेटर आर सेटअप, देखिए पहले आप